हेलो बच्चों, आज की इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। अभी आपने पिछली कक्षा में स्पर्श भाग 1 का पाठ 2 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पढ़ना शुरू किया था। तो जिसमें आपने देखा कि बचेंद्री पाल, जो कि हमारे भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट की शिखर पर पहुंचने का श्रेय प्राप्त किया, उन्होंने इस यात्रा का बड़ा ही लोमहर्षक, बड़ा ही रोमांचकारी वर्णन किया है। लेखिका स्वयं बचेंद्री पाल हैं और उन्होंने इस पाठ में अपना एवरेस्ट पहुंचने के अभियान को किस प्रकार उन्होंने शुरू किया, उसका प्रारंभ से लेकर अंत तक का वर्णन उन्होंने बड़ा ही सुंदर ढंग से किया है। उसका एक सजीव चित्रण किया है जिसको पढ़कर हम सभी पाठक को ऐसा महसूस होता है कि हम स्वयं उस यात्रा को आँखों से देख रहे हैं या स्वयं कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि वे किस प्रकार दिल्ली से काठमांडू पहुंची हवाई जहाज़ से, और वहाँ पे उन्हें अग्रिम दल के जो नेता थे प्रेमचंद, उनसे उनकी मुलाकात हुई। और बेस कैंप पे पहुंचने के पहले उन्होंने नीचे से एवरेस्ट की सुंदरता को देखा, जहाँ पे एक एवरेस्ट के शिखर को देखा जो कि एक बड़े से प्लूम यानी फूल की तरह दिख रहा था। उसको उन्होंने उसकी सुंदरता को उन्होंने बड़े ही प्रेम से उसको उनको मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने उसका अनुभव किया, अच्छा अनुभव किया। और इसके पहले उन्होंने दूर से उसे देखा था, परंतु इतने नज़दीक से जाने का अवसर उन्हें पहली बार जीवन में मिला, जिसका उन्हें आनंद था। इसकी अब आपको आगे पढ़ाती हूँ कि किस प्रकार वो यात्रा जब शुरू करती हैं तो उन्हें एक के बाद एक बुरी खबर मिलती है। सबसे पहले एक रसोइये का निधन हो जाता है मौसम ख़राब होने से। दूसरा जो है एवरेस्ट उस रास्ते में उस अभियान दल के सदस्यों को एक और झटका लगता है जब वहाँ पे एक कुछ शेरपा कुली घायल हो जाते हैं और एक की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस अभियान के प्रारंभ में ही ऐसी घटना से उनके मन में जो अवसाद हो गया था, अवसाद की रेखा आ गई थी उनके उनके चेहरे पे, उसको देखकर कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में ऐसा होना स्वाभाविक है। ऐसे इस तरह के बड़े अभियान में हमें मृत्यु को बहुत साधारण ढंग से लेना चाहिए। मृत्यु कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एवरेस्ट का चढ़ाई का जो अभियान है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण अभियान है। मतलब एक कठिन अभियान है जिसमें मृत्यु होना स्वाभाविक है। अब आगे उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल के कैंप 1 को, जो कि 6000 मीटर पे था, जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियाँ बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर बड़ी बड़ी कठिनाइयों का जायज़ा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना अभी जारी है। हिमपात के अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी कार्य व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। तो आपने जाना
कि उनके अभियान के दल के पहले उनका जो चढ़ाई का अभियान था, पर्वतारोहण का जो अभियान था, उसके पहले एक अग्रिम दल जो है वह पहले ही वहाँ तक आगे तक जा चुका था और उसके नेता थे, उपनेता थे प्रेमचंद, जिन्होंने आकर के बताया कि उन्होंने खुम्बु तक की स्थिति का जायज़ा ले लिया है और उनके दल ने कैंप 1 जो कि 6000 मीटर की ऊंचाई पर है, जो कि हिमपात के ठीक ऊपर का स्थान है, वहाँ तक का रास्ता उन्होंने साफ कर दिया है। यानी कि वहाँ जो बर्फ़ जमी हुई थी उसको उन्होंने काट कर रास्ता बना दिया है और पुल बनाकर रास्तों की पहचान करने के लिए रस्सियाँ बांधकर झंडियों से उस रास्ते को चिन्हित किया है। चिन्हित करना यानी कि पहचान बना देना, मतलब कि जिससे वह पहचाना जा सके कि इसी रास्ते से हमें आगे जाना है। तो उन्होंने आगे जा कर के कुछ पुल बनाया और साथ साथ झंडियाँ लगा दी, जिससे कि आसानी से रास्ते को पहचाना जा सके और उस रास्ते से जाया जा सके। सभी बड़ी कठिनाइयों का जायज़ा ले लिया गया। उन्होंने उस रास्ते में, उस अभियान में जो बड़ी बड़ी बाधाएं आ सकती हैं उनको उन्होंने पहचाना, उसका उन्होंने जायज़ा लिया। जायज़ा लेना माने पहले से किसी बात की जानकारी लेने को जायज़ा लेना कहते हैं। किसी बात की जानकारी लेने को जायज़ा लेना कहते हैं। जायज़ा, ये जायज़ा शब्द है। जायज़ा शब्द का अर्थ है किसी बात की जानकारी लेना। ये है शब्द जायज़ा। यहाँ देखिए आप, ये जायज़ा शब्द है जिसका अर्थ है कि किसी बात की जानकारी लेना। अब उन्होंने जाने के पहले सारी परेशानियों का, सारी मुसीबतों का, जो कि उस अभियान में रास्ते में सामना जिसका उन्हें करना पड़ सकता था, उसका उन्होंने जायज़ा लिया। मैंने उस परेशानी का उन्होंने पता लगाया और बर्फ़ का जो गिरने का रूप है, मतलब कभी ज़्यादा हिमपात, कभी कम हिमपात की अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण को भी उन्होंने जाना और उन्होंने ये भी जाना कि उन्होंने जो रास्ते चिन्हित कर दिए हैं, झंडियाँ लगा दी हैं, बर्फ़ काट दिया है, परंतु ये सब उनका मेहनत जो है व्यर्थ हो सकता है। व्यर्थ होने का अर्थ है बेकार हो जाना। व्यर्थ का अर्थ है बेकार हो जाना, कि सारा जो उन्होंने ये सब कार्य किया है पहले से जा कर के, वो सब बेकार हो सकता है। और उसका कारण क्या है कि बर्फ़ का अनियमित ढंग से, अनिश्चित ढंग से गिरना। पहाड़ी इलाका है जहाँ की हिमपात होता है, तो ये जो है बर्फ़ अनियमित ढंग से गिरता। अनियमित एक शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हुए हैं। अ उपसर्ग है और इत प्रत्यय है। अ और नियम शब्द है, मूल शब्द है नियम, इसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है और इत प्रत्यय है, इससे शब्द बना अनियमित। इसी तरह से अनिश्चित भी एक शब्द है जिसमें निश्चित शब्द है, मूल शब्द निश्चित है और निश्चय है, और अ जो है उपसर्ग है, इत प्रत्यय इसमें भी है, निश्चय जो है मूल शब्द है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हिमपात जो हो रहा है वो हिमपात अनियमित ढंग से होता है और अनिश्चित ढंग से होता है। कब होगा हिमपात इसका कोई ठिकाना नहीं है, जिसके कारण उन्होंने जो पहले से योजना बनाई है, रास्ते को साफ किया है और झंडियाँ लगाई हैं, पुल बनाए हैं, ये सारे मेहनत बर्बाद हो सकते हैं, ये सारे मेहनत व्यर्थ साबित हो सकते हैं और हमें
रास्ते पर उन्हें फिर से दोबारा ऐसा इस कार्य को करना पड़ेगा, इसके बारे में उन्होंने आकर के बताया। अर्थात जो प्रेमचंद जो उनके अभियान दल के उपनेता थे, उन्होंने पहले जाके जो भी कार्य किया, जो भी जायज़ा लिया, उसके बारे में इन लोगों को आकर बताया। अब आगे, बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। निश्चित रूप से यह आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। जब ये लोग बेस कैंप पहुंचते हैं तो बेस कैंप पहुंचने पे उन्हें एक मृत्यु की खबर मिलती है कि उनके दल के एक सदस्य की मृत्यु हो गई है। इसका कारण था कि वहाँ मौसम जो है, जलवायु जो है वो अनुकूल नहीं रहा, यानी कि वह व्यक्ति जो है उस जलवायु में स्वयं को उससे सामंजस्य नहीं बैठा पाया, और जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो निश्चित रूप से ये स्थिति जो है आशाजनक नहीं है। मतलब अभी अभियान शुरू ही उन्होंने किया था, चढ़ाई पर्वतारोहण का कार्य अभी शुरू ही किया था, तब से उन्हें एक बुरी खबर मिली, और यह बुरी खबर उनके लिए आगे के लिए उनका मनोबल गिरा देता है, उनका मनोबल तोड़ देता है। तो इसीलिए ये स्थिति जो है आशाजनक नहीं कही जा सकती है। यहाँ पे आप देखिए, आशा और जनक दो शब्द है। आशा जो है वो मूल शब्द है और जनक जो है वह प्रत्यय है। आशा जनक शब्द में दो शब्द मिले हुए हैं, आशा और जनक। तो उनके लिए ये आशाजनक स्थिति नहीं थी। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट लोहसे और नुस्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। लेखिका कहती हैं कि वे जब इसके पहले उन्होंने 2 बार नज़दीक से देखा था, 2 बार दूर से देखा था, परंतु उन्होंने इसके पहले एवरेस्ट को पहले 2 बार उन्होंने देखा, लेकिन इसके पहले उन्होंने ऐसा अनुभव नहीं किया। अब जो है वो जब नज़दीक से देखती हैं तो वह भौचक्की रह जाती हैं। भौचक्की माने आश्चर्यचकित रह जाती हैं। और एवरेस्ट के जो लोहसे और नुस्से की ऊंचाइयों से जो बहने वाली बर्फीली नदी है, टेढ़ी मेढ़ी नदी है, उसकी सुंदरता को ये देखती रह गई। निहारना, प्रेम पूर्वक देखने को निहारना कहते हैं। तो एक तो वो उसकी सुंदरता, उसकी पर्वत श्रेणियों की ऊंचाइयों को और उसकी सुंदरता को देख करके भौचक्की रह जाती हैं, माने आश्चर्यचकित हो जाती हैं। और दूसरे, उसकी ऊंचाई से बहने वाली जो टेढ़ी मेढ़ी नदी बह रही थी, उसको देख करके वे निहारती ही रह जाती हैं। मतलब उसी में खो जाती हैं और भाव विभोर हो करके उसे देखती रह जाती हैं। अब आगे, हिमालय हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ़ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज़्यादा डरावना इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात
लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। लेखिका कहती हैं कि वे जब आगे वे बताती हैं कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल हो जाती है। ग्लेशियर जब बहने लगता है तो ग्लेशियर यानी जो बर्फ़ की जो बर्फीली नदी है उसको बोलते हैं ग्लेशियर। तो ग्लेशियर जब बहने लगती है तो अक्सर बर्फ़ में हलचल मच जाती है, यानी उसमें उसके प्रवाह से, उसकी रफ्तार से उसमें उसके टूटने फूटने खिसकने आदि की संभावना हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती हैं। जब ग्लेशियर बहने लगती है तो बर्फ़ उसके झटके से, उसके प्रवाह से चटकने लगता है और उसकी चट्टानें तत्काल गिरना प्रारंभ हो जाती हैं। अन्य कारणों से भी अचानक खतरनाक स्थिति धारण कर लेती है और सीधे धरातल पर दरार पड़ जाती है। धरातल मतलब जो प्लेन, जो सीधा समतल ज़मीन है, पर्वत माने पहाड़ की ऊंचाइयों पर, उसमें दरार पड़ जाती है। और इस दरार का विचार मन में आते ही उन लोगों के मन में एक डर पैदा होना स्वाभाविक है, क्योंकि वह एक गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाता है। हिमविदर का मतलब है ज़मीन में जब दरार पड़ जाती है चौड़ाई में, मतलब इधर से एक तट से दूसरे, एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाया नहीं जा सकता। ज़मीन मतलब वहाँ की जो समतल जगह है पहाड़ की, बर्फ़ की जो समतल जगह है उसमें एक दरार पड़ जाती है, वो खिसक जाता है, तो उसमें मौत की भी संभावना होती है, और जो कि बड़ा ही भयावना है, बड़ा ही भयानक है। और इसकी जानकारी इनके संपूर्ण जो प्रवास है, प्रवास का अर्थ है घर से जब बाहर जाते हैं उसको प्रवास कहते हैं। घर से कहीं बाहर जाने को प्रवास कहते हैं। तो वे पर्वत का आरोहण यानी कि पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए घर से निकली थी। तो पूरे प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहा, यानी कि उनसे उस अभियान में इस कारण से, जो कि बर्फ़ गिरने का जो कारण है, उस कारण से उनको नुकसान पहुंचता रहा, छूता रहा, यानी कि उन्हें या तो किसी की मौत हो जाती थी या तो कोई घायल हो जाता था। इस प्रकार कम से कम 1 दर्जन आरोहियों को और कुलियों को इससे नुकसान होता रहा। इससे कुछ न कुछ इसका उनके जीवन पर प्रभाव पड़ता रहा, जो कि उनके दिल को दहला देने वाली बात है। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। अब वे अपने दूसरे दिन के बारे में कहती हैं। दूसरे दिन के मतलब अभियान का जो दूसरा दिन है उसके बारे में बताती हैं कि दूसरे दिन नए आने वाले अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। उनके जो अभियान दल में जो नया सामान आया था, खाने पीने का सामान, या तो चढ़ने के लिए जैसे सिलेंडर है वो, और पुल बनाने के लिए एल्युमिनियम, ये सब सारे सामान को वे आधे रास्ते तक लेती गई। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। लेखिका बताती हैं कि उनके दल में डॉक्टर मीनू मेहता थी, जिन्होंने उन लोगों को एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल बनाना सिखाया।
अल्मुनियम की सीढ़ियों से किस प्रकार अस्थायी पुल बना सकते हैं, मतलब कि एक शिखर से दूसरे शिखर में पहुंचना कठिन है और इस प्रकार वो पुल बनाते हैं, पुल अभियान दल के सदस्य, और पुल की तरह बना के उस पर चढ़ के एक शिखर से दूसरे शिखर को जाते हैं। तो किस तरह से अल्मुनियम से शिखर की सीढ़ियों से अस्थाई, यहाँ पे भी देखिए अस्थाई जो शब्द है ये उपसर्ग युक्त शब्द है। इसमें स्थाई जो है शब्द है और उपसर्ग है। तो अस्थाई पुल बनाना उन्होंने सिखाया। लट्ठों का अर्थ है लकड़ी का, मोटे मोटे लकड़ियों का जो पेड़ का मोटा वाला हिस्सा होता है उसको उससे लट्ठा कहते हैं। तो लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करके किस तरह से अपने अभियान को आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में डॉक्टर मीनू मेहता ने उन लोग को बताया। बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना, किस प्रकार से रस्सी बांधकर उसी रस्सी के सहारे आगे की ओर बढ़ना, आगे चढ़ना। हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। अभियांत्रिकी मतलब टेक्नोलॉजी से को अभियांत्रिकी बोलते हैं, मतलब कि किस तरह से कौन सा टेक्निक, कौन सा तरीका अपनाएं कि वह आसानी से पर्वतारोहण कर सके। इन सभी कार्यों के बारे में डॉक्टर मीनू मेहता ने उन लोगों को बताया। अब आगे तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। अब वे बताती हैं कि तीसरा दिन उन लोगों ने निश्चय किया था कि किस तरह से हिमपात से जहाँ पे जो हिमपात वाली जगह बताए थे, खुम्भू जो स्थान बताया था प्रेमचंद ने, उनके दल के उपनेता प्रेमचंद ने, तो हिमपात से कैंप 1 तक सामान को किस तरह से ढो करके ले जाया जाए, किस तरह से आसानी से चढ़ाई की जाए, इसके बारे में इसका उन्होंने बताया ही नहीं बल्कि अभ्यास कराया। और यहाँ रीता गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर सदस्य की जानकारी बेस कैंप को दे रहे थे। तो बता रही हैं कि इनके साथ उनके आरोहण दल की एक और सदस्य रीता गोम्बू इनके साथ थी और ये लोग साथ साथ दोनों ऊपर चढ़ाई कर रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी जिससे हम अपने बात दूसरे को पहुंचा सके, उसको बोलते हैं एक यंत्र वॉकी टॉकी। एक उनके पास वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप में दे रहे थे। बेस कैंप में अन्य सदस्य थे जिनको ये आगे की जो चढ़ाई में उनको जो अनुभव हो रहा था उन अनुभवों की जानकारी वे दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, और क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम ही 2 महिलाएं थीं। उनके दल के जो नेता थे कर्नल खुल्लर, उनको उन्होंने खबर दी, उनको ये बताया कि वे वहाँ तक पहुँच गई हैं। तो वे जो है इस बात से बड़े ही खुश हुए क्योंकि वहाँ तक पहुँचने वाली यही 2 महिलाएं थी जो कि वहाँ तक पहुँच सकी थी। अंगदोरजी, लोपसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ पोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने बेस कैंप लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। लेखिका आगे बताती हैं कि इनके अभियान दल के अन्य सदस्य जैसे कि अंगदोरजी और लोपसांग और गगन बिस्सा, ये लोग अंततः साउथ पोल नामक स्थान तक पहुंच गए। उनकी चढ़ाई के दल का जो एक स्थान था साउथ पोल जिसका नाम था, वहां तक पहुँचे और 29 अप्रैल को वे
यहाँ पहुँचे। 29 अप्रैल का वह दिन था जब वे यहाँ पहुँचे। और ये स्थान जो है समुद्र तल से इस स्थान की ऊंचाई 7,900 मीटर की थी। यानी कि समुद्र तल से ये स्थान 7,900 मीटर की ऊंचाई पर था। उन्होंने कैंप 4 लगाया था, जहाँ पर कि उन्होंने कैंप 4 लगाया था, जहाँ पे वो यात्रा करने के बाद रात में टिक सके, वहाँ पे आराम कर सके। दिन में वे आरोहण का कार्य करते थे और रात में जो आराम करने का कार्य करते थे वहाँ पे एक उन्होंने अपना कैंप लगाया, जिसका नाम था जो कैंप 4 था। यह संतोषजनक प्रगति थी। लेखिका बताती हैं कि जो इनके अभियान का जो कि सफलता एक तरह से थी, मतलब कि ये सफलता संतोषजनक थी। प्रगति यानी कि जो उन्नति, प्रगति यानी उन्नति, संतोषजनक, संतोष और जनक 2 शब्द है। संतोष एक शब्द है, जनक एक शब्द है, जनक एक प्रत्यय है। तो ये जो अभियान का जो ये रूप है, जैसे कि वो आगे बढ़ रही हैं, वो एक संतोषजनक प्रगति थी। प्रगति माने उन्नति, मतलब इस तरह से उनका जो है अभियान एक तरह से सफलता की ओर आगे बढ़ रहा था। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेनजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेंकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेर्पा कुली से बातचीत की जाए। लेखिका आगे बताती हैं कि अप्रैल में जब ये बेस कैंप पहुंची तो वहाँ पे उनके साथ मिलने के लिए, उन सदस्यों के साथ मिलने के लिए तेनजिंग आए। और तेनजिंग अपने साथ अपनी छोटी बेटी डेंकी को भी साथ में लाए थे। और उन्होंने विशेष रूप से इनसे मिलने की योजना बनाई थी और वे चाहते थे कि दल के प्रत्येक सदस्य से वे मिले, कोई भी छूटे ना, वे सभी से बातचीत करें और सभी के अनुभवों को जानें। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कह कर दिया कि मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ। यहाँ पे नौसिखिया शब्द आया है। तो ये कह रही हैं कि जब इनकी बारी आई तेनजिंग से बात करने की, तो तेनजिंग से बात करने के दौरान उन्होंने कहा कि वे बिल्कुल नौसिखिया हैं। नौसिखिया का अर्थ होता है जो किसी कार्य को पहली दफ़ा सीखता है, शुरुआती दौर में जब वो रहता है, उसको नौसिखिया कहते हैं। नौसिखिया हैं, मतलब इस अभियान पर्वतारोहण का जो अभियान है, इसके लिए वे एकदम नौसिखिया हैं। माने इसके बारे में उनको दूर दूर तक कोई जानकारी नहीं है। और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। उन्होंने बताया तेनजिंग को कि एवरेस्ट जो है उनका पहला अभियान है। माने इसके पहले उन्होंने कभी ऐसा अभियान नहीं किया था, इसके पहले उन्होंने कभी पर्वत की चढ़ाई नहीं की थी। तेनजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है। तेनजिंग उनकी इस बात पर, लेखिका की इस बात पर हंसे और उन्होंने बताया कि उन्होंने भी कभी पहले इस तरह की चढ़ाई नहीं की थी। और ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि एवरेस्ट जैसी जो यात्रा, एवरेस्ट शिखर की जो यात्रा है, ये सबके लिए पहली ही यात्रा होती है, चाहे इसके पहले भी वो कितनी बार गया हो। पहले तो वहाँ तक पहुँच पाना सबसे कठिन बात है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि तेनजिंग उनको भरोसा दिलाते हुए बोले कि उनके लिए भी ये पहला अभियान है। लेकिन ये भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुँचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा। शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार, मतलब कि उन्होंने उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा कहा कि उनके लिए भी ये पहली यात्रा है, क्योंकि ऐसे कठिन अभियान में कब क्या परेशानी आए, कब वो पहुंच पाए, ये कोई आसान बात नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि भले ही वो 7 बार उसके पहले पहुंच चुके हैं,
एवरेस्ट तक, परंतु इस बार भी उनके लिए ये पहली यात्रा ही है। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। लेखिका कहती हैं कि तेनजिंग ने उनका मनोबल बढ़ाया, उनका उत्साहवर्धन किया और करते हुए कहा, उनके कंधे पर हाथ रखा और हाथ रख के उनको भरोसा दिलाया कि तुम ऐसा मत सोचो कि तुम नौसिखिया हो, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की हो, यानी कि तुम अवश्य पर्वतारोहण में सफल होगी। तुमको वे सारी कलाएं तुम्हारे अंदर हैं, वे सारी प्रतिभाएं तुम्हारे अंदर हैं जो कि एक पर्वतारोही के लिए आवश्यक है। पर्वतीय, यहाँ पे पर्वतीय शब्द जो आया है, पर्वतीय शब्द जो है, ये पर्वतीय शब्द, इसमें दो शब्द हैं, पर्वत और ईय प्रत्यय। पर्वत शब्द है, मूल शब्द पर्वत है और ईय प्रत्यय है। अब कह रहे हैं कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो और तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। कह रहे हैं कि तुम्हें शिखर पर एक ही प्रथम बार ही सफल हो जाना चाहिए। पहुंचना तुम्हारा शिखर पर पहुंचना तुम्हारे लिए बहुत ही संभव, मतलब पूरी तरह से संभव है। इसकी पूरी संभावना है कि तुम शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाओगी। उनकी प्रतिभा को देखकर, उनकी निष्ठा को देखकर और उनके धैर्य को देखकर तेनजिंग ने उन्हें ऐसा कहा, क्योंकि वे अनुभवी व्यक्ति थे और वे उनको देख करके समझ गए थे कि वो पहले ही प्रयास में वहाँ तक पहुँच सकती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब इस अभियान से ऐसा प्रतीत होता है कि वे जो अपने मन में ठान के रखी थी कि आगे उन्हें बढ़ना है, उन्हें पर्वतारोहण करना है, एवरेस्ट की शिखर पे पहुंचना है, इससे इनकी जो बात है, इससे जो है पूरी साबित होती है। परंतु क्योंकि उन्होंने पहली बार अभियान शुरू किया था, इसीलिए उनके अंदर जो एक ऊहापोह वाली स्थिति थी, उसको दूर करते हुए, उस संदेह की स्थिति को दूर करते हुए उनका हौसला बढ़ाया तेनजिंग ने और उनको ऐसा समझाया कि उनके अंदर वे सारे गुण हैं, वे सारी बातें हैं जो कि एक पर्वतारोही के अंदर होनी चाहिए। अतः वे अवश्य पहली बार में ही सफल होंगी और अभियान उनका ये सफल रहेगा। धन्यवाद।